नमस्कार प्यारे साथियों। आज से हम लोग फुल पति वाली करेंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, वो भी पेज बाय पेज फुल डिटेल्स के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप सभी प्यारे छात्रों को बता दें, इसका जो 500 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक ही वीडियो में कवर करा चुके हैं। वो भी 2 घंटा से पहले ही पूरा हो जाएगा। आप उसे चाहे तो दोगुना स्पीड में भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आगामी एग्जाम में वहाँ से हमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज का अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा इसमें वर्तमान पदाधिकारी, उसके साथ भारतीय राज्यों के CM एंड गवर्नर और कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देखेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। वर्तमान पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, इसमें जो दिया गया है जिसका संविधान में वर्णन होता है वो संवैधानिक पदाधिकारी होता है। ठीक है, तो अभी अगर ये देखा जाए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। हाँ, आप चाहे तो इसे दोगुना स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो तो जरूर होगा ये। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनका जो क्रम है ये 15वां नंबर का क्रम है। सबसे महत्वपूर्ण ये जो है ये क्रम से ही पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति जो है श्री जगदीप धनखड़, इनका क्रम 14वां है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वां क्रम। आप सबको सब ये याद होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है ये डिटेल्स जो यहाँ जो क्रम दिया गया है ये क्रम को जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनका जो क्रम है ये 50वें नंबर का है। महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमनी जी है, 16वें क्रम का है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्री राजीव कुमार, इनका नाम भी याद रखिए, नाम भी पूछा जाता है, 25वां क्रम। और CAG अगर पूछा जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका जो क्रम है यह 14वां क्रम है। ठीक है, संसदीय पदाधिकारी, संसदीय पदाधिकारी जो संसद का जो पदाधिकारी है उसके बारे में दिया जा रहा है। तो संसद का जो अभिन्न अंग होता है क्या होता है, तो 3 अंग से मिलकर के बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब जो हमें क्वेश्चन संसदीय पदाधिकारी में देखने को मिलेगा, कहाँ से पूछा जाएगा, तो लोकसभा या तो राज्यसभा से तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और जो इसका जो लोअर हाउस होता है ये लोकसभा होता है, अपर हाउस जो होता है ये राज्यसभा होता है। ठीक है, तो राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये बताइए। तो श्री जगदीप धनखड़ है। क्वेश्चन पॉलिटी में पढ़े होंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं ये कौन होते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यही होते हैं। ठीक है, तो सभापति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति पूछा जाए राज्यसभा का, तो हरिवंश नारायण सिंह, इनका संबंध बिहार के JDU से है, तो ये अभी उपसभापति है राज्यसभा का। अध्यक्ष अगर पूछा जाए लोकसभा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी, नाम याद रखिए। और लोकसभा का महासचिव अगर पूछा जाए तो उत्पल कुमार सिंह महासचिव हो जाते हैं। महासचिव अगर पूछा जाए राज्यसभा का, तो PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। आगे जो दिया जा रहा है सशस्त्र सेना प्रमुख, मतलब कि सशस्त्र सेना, इसमें हमें देखने को मिलेगा थल सेना, वायुसेना, नौसेना। और CDS जो ये वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, सेकंड जो क्रम के बने हैं जनरल अनिल चौहान जी बन गए हैं। पहले क्रम का कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसको CDS का अध्यक्ष कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी। ठीक है, 27वां क्रम है इनका। वायु को हम लोग देख सकते हैं तो 9, 2 + 7 को जोड़िए कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो यहाँ से याद रखिए इसको जोड़ने से 2 7 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो कौन, तो विवेक राम चौधरी, 27वां क्रम याद रखिए। उसके बाद में वायुसेना अध्यक्ष देख लिए, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना का जो क्रम है कि 25वें नंबर के हैं कौन, तो एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे जी हैं, 29वें नंबर का क्रम है इनका। महानिदेशक BSF का यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक कौन है, तो नितिन अग्रवाल है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार है, कौन है, तो अशोक कुमार समुद्री सुरक्षा समन्वयक। महानिदेशक NDRF का अगर पूछा जाए तो अतुल करवाल जी हो जाते हैं। SSB का पूछा जाए तो रश्मि शुक्ला, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक। महानिदेशक CRPF का पूछा जाए तो SL थाउसेंड। ये सब डाटा है, याद करना है। ठीक है, जब तक याद नहीं कीजिएगा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का सिलवर्धन सिंह, CISF होता है। ठीक है, चलिए आगे इसका नेक्स्ट पेज, एक सेकेंड। अन्य प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा, ये नाम पूछा जाता है, याद रखिए। उसके आगे कहा जा रहा है कि विदेश सचिव, तो विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गृह सचिव, तो गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। अच्छा, गृह में, घर में भल्ला, ये सब जो होता है ना, गृह का भला यानी कि भलाई करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी रख सकते हैं याद, तो भल्ला। रक्षा सचिव, तो रक्षा करने का उसका अनुमान, तो गिरिधर अरमाने। ठीक है, रक्षा सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, महत्वपूर्ण नाम।
याद ही होगा आप सबको। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का था अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो किसी से आर्थिक के सलाह मांगिए तो अनंत बहुत सारा सलाह दे देगा कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो डॉक्टर बीबी अनंत नागेश्वरन। और वैज्ञानिक से सलाह लीजिएगा तो बहुत सारा सूद देना पड़ेगा, सूद ब्याज सब ले लेगा, तो अजय कुमार सूद। ठीक है, उसके आगे देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। सूचना आयुक्त यशवर्धन, ठीक है, सूचना देगा यश, यश यश याद रख सकते हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्क रहने के लिए यहाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव में, वास्तव में बोल रहे हैं सतर्क रहने के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आईबी का देखा जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का तपन कुमार डे का। ठीक है, बहुत तपन के बाद, तपन परिश्रम के बाद जाकर के किसी को आईबी में स्थान मिलता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है, तो तपन कुमार डे का। महानिदेशक रॉ का, तो रॉ रवि ये याद रखिए, ठीक है, रवि सिन्हा जी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है इस पर ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में बीवीआर सुब्रमण्यम मत कर दीजिएगा, ये सीईओ है, इस पर ध्यान से देखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है महत्वपूर्ण। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री, इसका पीएम ही होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, और सीईओ पूछा जाए तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो रेखा शर्मा, इसका नाम याद रखिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का प्रियांक कानून गो, तो बाल संरक्षण के लिए कानून गो, इसमें नाम में आ रहा है कानून। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का जो कौन है, तो यश किशोर का, इसमें मतलब कि मैट्रिक के बाद से इसमें चयन शुरू हो जाता है, तो किशोर। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का यश किशोर। 15वां वित्त आयोग का एनकेसी, 15वां वित्त आयोग का देखिए कौन है, तो एनकेसी जी है। ठीक है, उसके आगे देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये सब जो भी है पिछड़ा वर्ग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो अनुसूचित जनजाति, देखिए जनजाति लोग में क्या होता है, हमें अच्छा खासा हर्ष देखने को मिलता है, तो हर्ष चौहान याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वो जो था एसटी था, जनजाति था, यहाँ जो है एससी है, जाति आयोग, इसका विजय सांपला जी देखने को मिल जाते हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का तो इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सलाहकार परिषद का तो विवेक देवराय, सलाह किसी को मतलब कि विवेक से ही देना चाहिए। ठीक है, तो देवराय। उसके आगे है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का, तो नितिन गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, बीपीएससी में नहीं, लेकिन कहीं क्वेश्चन इसको देखे हुए थे, पीवाईक्यू में इसको याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एसएन सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, उसके आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। उसके आगे आरबीआई तो शक्तिकांत दास, इनका क्रम भी याद रखिए, कितने नंबर क्रम का है आप लोग बताइए। राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का पीडी वाघेला। उसके आगे जो है चेयरमैन, सीईओ और रेलवे बोर्ड का कौन है, रेलवे बोर्ड का सीईओ और चेयरमैन पूछा जाए तो अनिल कुमार लोहाटी। उसके आगे अध्यक्ष यानी कि सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड का माधवी पुरी बुच, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रसून जोशी, बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ था ये। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निधि छिब्बर। ठीक है, उसके आगे देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का जो पूछा जाए तो एस सोमनाथ, याद ही होगा। डीआरडीओ का पूछा जाए तो समीर बिकामत, ये सीजीएल में पूछा हुआ था, जैसे बिहार जो सीजीएल हुआ था इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अध्यक्ष जो है नाबार्ड का तसाजी के भी जो हो जाएंगे अध्यक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन था, राजीव कुमार जी। चलिए, ये जो टॉपिक है यहाँ वर्तमान पदाधिकारी जो भी था ये समाप्त हुआ। ठीक है, आगे जो दिया गया है भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य और राज्यपाल, अभी वर्तमान में नहीं, कुछ 12-13 जगह के बदले हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, इसको जूम करने पर तो छोटा हो जाएगा, एक तरफ दिखाई देगा, चलिए इसी में ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाए शिमला, राजधानी भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ल, तो शिव जी हिमाचल पर, मतलब कि हिम पर देखने को कौन मिलते हैं, तो शिव प्रताप शुक्ल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो राज्यपाल गवर्नर को मैच द फॉलोइंग 4 दे दिया जाएगा, उसको मैच करने के लिए कहा जाएगा। उत्तराखंड देहरादून का राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, पुष्कर सिधामी, यहाँ का हमें गवर्नर सीएम देखने को मिलते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये कौन है, तो उत्तराखंड के
गवर्नर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, भगवंत सिंह मान है। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। और हरियाणा का तो बंडारू दत्तात्रेय, इसमें पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो मन था सिर्फ गवर्नर बताने का क्योंकि समय लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ सारा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित याद रखिए, हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय, राजस्थान का अशोक गहलोत सीएम, कलराज मिश्र ये हैं गवर्नर, और गुजरात का आचार्य देवव्रत इंपॉर्टेंट नाम है। मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश याद रख सकते हैं। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात का, ये हमें सीएम देखने को मिलते हैं। और मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान, ये कौन है, तो ये सीएम है। और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल, ठीक है। बिहार का विश्वनाथ आर्लेकर नाम याद रखिए। और झारखंड का हेमंत सोरेन और सीपी राधाकृष्ण। छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल, विश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र का मुंबई राजधानी एकनाथ शिंदे और रमेश बैस। गोवा का पणजी राजधानी प्रमोद सावंत, टीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ का जो है ये गवर्नर है। कर्नाटक का थावरचंद गहलोत गवर्नर याद रखिए। सिद्धारामैया ये वर्तमान नए बने हैं तो इसलिए याद रखिए। केरल का पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान। उसके आगे तमिलनाडु तो चेन्नई राजधानी एमके स्टालिन यहाँ का सीएम, और गवर्नर पूछा जाए तो आरएन रवि, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश तो अमरावती राजधानी, ठीक है, अभी है, लेकिन इसका जो नई राजधानी अब होने वाला है ये कौन, तो विशाखापट्टनम। वाई.एस. जगन रेड्डी यहाँ का है। एस अब्दुल नजीर नाम याद रखिए। अंधे को नजीर नजर आ रहा है इसमें। तेलंगाना हैदराबाद के चंद्रशेखर राव। और तिमिलीसाई सौंदरराजन यहाँ का जो है ये गवर्नर। ओडिशा का गवर्नर गणेशी लाल, नवीन पटनायक सीएम। पश्चिम बंगाल सीबी आनंद बोस वहाँ का गवर्नर, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम। और सिक्किम का पीएस गोले सीएम बने हैं। और लक्ष्मण आचार्य ये जो है वहाँ का गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर पेमा खांडू यहाँ का जो है सीएम है। और जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, चलने में नाइक आ रहा है। नाइक हम लोग बहुत सारा चप्पल जूता ये पहनते हैं ना, तो नाइक परनाइक ये, ठीक है। चल मतलब है ना अरुणाचल। इसमें असम का दिसपुर हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। असम, किसी को गुलाब दीजिए तो औसम, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। तो औसम असम याद रख सकते हैं। नागालैंड नेफ्यूरियो ला गणेशन। उसके मणिपुर तो अनसुईया इक्के देखिए इसमें इक्के भी तो मणि का ही रूप है ना, तो इक्के आ रहा है। उसके आगे मणिपुर, मिजोरम का आइजोल जोराम थंगा, देखिए इसमें रम में ही आ रहा है, इसके नाम में ही है राम थंगा, इसमें रम इसमें भी आ गया। कंभम पति हरि बाबू, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला मणिक साहा जी हैं। सत्यदेव नारायण आर्य, ये तीन पूरा, तो सत्यदेव नारायण आर्य तीन हो गया। और आगे मेघालय का शिलोंग कोनराड संगमा फागू चौहान, ये पहले बिहार के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं, अभी ये मेघालय का है। इसके आगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश से अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के पूछा जाए तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल। लद्दाख का बीडी मिश्रा। चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल सीएम और विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल। दादर और नागर हवेली का पूछा जाए तो दमन इसकी राजधानी है, प्रफुल्ल पटेल प्रशासक। और पुडुचेरी का तिमिलीसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार यहाँ का। और लक्षद्वीप कवरत्ती राजधानी, प्रफुल्ल पटेल प्रशासक। अंडमान निकोबार का एडमिरल डीके जोशी उपराज्यपाल। तो ये सब याद कर लीजिएगा नाम, ठीक है। आगे जो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, इस पर ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के, इसको थोड़ा जूम करने दीजिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को, कब, 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी ने। कहाँ पर, तो कर्नाटक के देवनहल्ली में, ये जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यानी कि CDTI, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, की आधारशिला रखी। कहाँ पर, तो ये पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक के देवनहल्ली में। अभी अगर देखा जाए कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान में भी 5 ही केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। तो वर्तमान में कहाँ, तो जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में और कोलकाता में। अब छठा जो बनेगा ये कहाँ, तो कर्नाटक के देवनहल्ली में। काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ये करेंट अफेयर्स है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जुवारी ब्रिज गोवा में,
तो जुआरी ब्रिज ये जो है उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को ये जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी ने गोवा में कहा, तो ये गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले, भारत के दूसरे सबसे लंबे कितना केवल? तो 8 लेन वाले जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, 640 मीटर लंबा, इसका लंबाई अगर पूछा जाए तो कितना? तो 640 मीटर लंबा, और दोनों तरफ 13.2 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इसके दोनों तरफ जो लंबा कितना ये सड़कें है? तो 13.20 किलोमीटर तक एक लंबा है। लेकिन अगर पुल का लंबाई पूछा जाए तो 640 मीटर। जुआरी ब्रिज का जो काम है ये जून 2016 में ही प्रारंभ हुआ था। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज अगर पूछा जाए, अभी जो देख रहे हैं ये जुआरी ब्रिज, ये सेकेंड नंबर का था। तो पहले नंबर पर कौन है? तो सबसे गुजरात के भरूच में कौन? तो नर्मदा नदी पर बना जो ब्रिज की लंबाई कितना है? तो 1344 मीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 20.8 मीटर है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक दोनों विश्व युद्ध में जो हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। बस यही याद रखिए, शहर के एक स्मारक बनाने की योजना मंजूर की गई है। यानी कि वैसे सैनिक जो भारतीय सैनिक थे लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान को गंवाए हुए थे, इनके याद में। कहाँ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसे केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी और म्यूजियम के पास निर्मित किया गया है। तो कम चांस है कि ये पूछे जाए, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए। इसे केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी और म्यूजियम के पास क्या किया गया है? तो निर्मित किया गया है। ई स्पोर्ट्स, आगे जो पॉइंट है ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। तो भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आधिकारिक तौर पर बहु खेलों आयोजनों में एक खेल के रूप में अब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित, अभी जो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था पहली कॉमनवेल्थ में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने क्या जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सब पॉइंट याद रख सकते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी, इसका जो हुआ है इसमें विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है, बहुत सारा इसमें खेल होता है। तो ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो आयोजन किया गया, यह कहाँ किया गया? तो ये देखिए राजस्थान में किया गया, 4 से लेकर के 10 जनवरी। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट भी दे देता है कथन और कानून वाला में, तो इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले में, ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, था पाली जिले में, राजस्थान का जिला भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी का पैटर्न है कि बहुत बार क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था कि दरभंगा के बताइए जो जगह था, कादिराबाद जगह से पूछ दिया था। तो ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे पीछे का थोड़ा बहुत शोर आप लोग को जा रहा होगा, लेकिन मैनेज कीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस उद्घाटन की अध्यक्षता, तो कलराज जो मिश्र है इसका अध्यक्षता किसके द्वारा? तो कलराज मिश्र, और इसकी थीम जो था शांति के साथ प्रगति है। क्या है? तो शांति के साथ प्रगति है। इससे पहले राजस्थान को वर्ष 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की थी। अब 66 साल बाद इसको मिला है दोबारा करने का मौका, इससे पहले 1956 में था। संविधान पार्क है, राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही किया। संविधान पार्क का उद्घाटन पूछा जा सकता है, तो कहाँ? तो राजस्थान के राजभवन में। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। सभी में बेहतर प्रदर्शन राजस्थान का ही रहा। जम्बूरी का जो प्रोमो गीत था पाली धारा पर लागियो मेलो, ये क्या था? तो इसका प्रोमो गीत जो था पाली धारा पर लागियो मेलो, इसको याद रख सकते हैं। एक सेकेंड, आगे जो टॉपिक है, चलिए आगे जो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रसंत तुकोरजी महाराज होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रसंत तुकोरजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। कौन था? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस वर्ष जो है इंडियन साइंस कांग्रेस का विषय जो था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तब 500 जो PY की करा रहे MCQ जो करा रहे थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसको इसका थीम याद रख सकते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में हुआ था। एशियाई प्रशांत डाक संघ, जनवरी 2023 में भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। कब? तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, यानी कि अप्पू का, ठीक है, एशियन याद रख सकते हैं, पैसिफिक पोस्टल यूनियन नेतृत्व संभाला है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक थाईलैंड में है।
भारत कब इसमें शामिल हो गया? तो जनवरी 2023 में इसका जो है नेतृत्व संभाला है। भारतीय डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए महासचिव बनाया गया है। तो इसका महासचिव अगर पूछा जाए एशियाई प्रशांत डाक संघ का महासचिव किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को बनाया गया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक सेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसका डाक का, इसमें पहली भारतीय इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश। आगे जो टॉपिक है पॉइंट है तो क्रोएशिया हो गया यूरो अपनाने वाला। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया, नाम याद रखिए कौन? तो क्रोएशिया यूरोप की मुद्रा जो है यूरो अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। अब नवीनतम जो 20वां बना है ये कौन हो गया है? तो क्रोएशिया हो गया है। बस इसे यही याद रखिए। मोपा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा कहा जा रहा है। इसके बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, मतलब कि पूर्व रक्षा मंत्री, और कितने बार? तो 4 बार गोवा के जो सीएम रहे। क्या नाम है इनका? तो मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोपा, इसका गोवा का नामकरण अब क्या कर दिया है? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा कर दिया है, इसका नाम रख दिया है। ठीक है, तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा इसका नाम कर दिया गया है के रूप में मंजूरी दे दिया है। कहा जा रहा है कि गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। आगे का जो पॉइंट है, सूडान में महिला शांति सैनिकों का दस्ता तैनात। भारत जो है कहाँ पर? तो सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार, मतलब ये सेकेंड बार है जब ऐसा मतलब कि किया जा रहा है भारत के द्वारा, रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में पहली बार जब कब किया गया था? तो 2007 में लाइबेरिया के, इसको याद रखिए, पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद यह महिला शांति रक्षकों का जो दस्ता है भारत में सबसे बड़ा एकल दस्ता है। उसके बाद का ये सबसे बड़ा एकल दस्ता है। इस दस्ते को सूडान के, इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो सूडान के अवैध क्षेत्र में इसका जो है उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के बीच टकराव वाली जो जगह है वहाँ पर इसको मतलब कि मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए सौंपा गया है, कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो इसमें से याद रख सकते हैं कहाँ का? तो सूडान में। तो सूडान में कब, कहाँ, कौन क्षेत्र में? तो अवैध क्षेत्र में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। तो चीन जो है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला, चीन जो है एशिया हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है इसको लॉन्च करने वाला एशिया का पहला, लेकिन विश्व का जो है ये दूसरा देश बन गया है। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस ट्रेन की अधिकतम जो गति है इसको याद रख सकते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। सितंबर 2022 में, अब कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जो विश्व का पहला देश ये कौन था? तो ये जर्मनी था। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल, तो BPCL के द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ये नाम याद रखिए, पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो BPCL के द्वारा, एक महारत्न कंपनी और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी में शामिल है, ने जम्मू में, कहा तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के लिए क्या किया है? तो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? तो BPCL के द्वारा। इसका क्या काम करेगा? तो बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुआं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा कदम है। तो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल मतलब किसके द्वारा किया गया? तो BPCL के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। आगे जो पॉइंट है सियोम पुल, तो इसका इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में, पूछा जाएगा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। ये 100 मीटर लंबा है और किस नदी पर? तो सियोम पुल का जो नाम रखा गया है इसके नदी पर ही रखा गया है, तो सियोम नदी पर बनाया गया है। लंबाई कितना? तो 100 मीटर। अलंग इकयोंग रोड पर बनाए गए सियांग पुल की मदद में से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिला तुंगिंग और इकियांग क्षेत्र में पहुंचने में क्या होगी? तो सुविधा होगा। तार के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय, ये महत्वपूर्ण है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ये याद रखिए तिरुवनंतपुरम में तार के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि जो है संग्रहालय खोला गया है। इस जो है संग्रहालय में 19वीं शताब्दी से लेकर आखिर तक लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, किसका?
तो ये कब शासन किए थे? तो 19वीं सदी के आखिरी तक, मतलब कि 600 लगभग 650 वर्ष राज किया था। ये कौन था? त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ उनके मध्य जो है कोच्चि की सीमाओं और आगे उत्तर में मलाबार की झलक भी इसमें देखने को मिलती है। किसमें? तो तार के जो पत्ते का पांडुलिपि बना हुआ है इसमें। तो इसमें कहा जा रहा है कहाँ पर? तो अगर पूछा जाए तो तिरुवनंतपुरम में। इसमें कहा जा रहा है कि कोचाछेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी मिलती है। कोचाछेल का जो ये युद्ध हुआ था, इसमें याद रख सकते हैं, ये 10 अगस्त, ठीक है, कब? 10 अगस्त 1741 में हुआ था, अगर पूछ दिया जाए, चर्चा में है, ठीक है। इसमें त्रावणकोर का साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी। तो कब? तो 10 अगस्त 1741 कोचाछेल का प्रसिद्ध युद्ध किसके किसके बीच? तो त्रावणकोर के साम्राज्य के बीच और डच के बीच, याद रख सकते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें डच की हार हो गई थी। आगे जो है एमवी गंगा विलास, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे नदी क्रूज, इसका सबसे बड़े, देखिए इसमें नदी क्रूज के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। इस क्रूज की यात्रा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आरंभ होकर के असम के डिब्रूगढ़ तक की है। कहाँ? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इस क्रूज में यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कितना? तो 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई है। आईआईटी रुड़की के साथ, किसके साथ? तो आईआईटी रुड़की के साथ शोध करके रिवर कंजर्वेंसी वर्क किया गया और इको फ्रेंडली तकनीक से पानी को चैनलाइज और ड्रेनेज की गई है इसके तहत। तो किसके तहत? तो आईआईटी रुड़की का इसमें सहयोग है, एक नाम याद इसमें रख सकते हैं। इन शहरों में बिहार में जो कहा जा रहा है ना कि 5 राज्यों से थे, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, सेकेंड में बिहार के पटना, थर्ड में झारखंड के साहिबगंज, और उसके बाद में फोर्थ में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, 5 और असम के गुवाहाटी, और एक जो देश है विदेश, मतलब कि बांग्लादेश इसमें है, ठीक है। तो कहाँ से? तो पटना से, साहिबगंज झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में गुवाहाटी है। भारत का पहला अंडर वाटर जो मेट्रो है, ये कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। किसमें? तो हुगली नदी के अंदर कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग 120 करोड़ लागत से बनाई जा रही है। ये लागत पूछता भी है, नहीं भी, तो ये याद रखिए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? तो हुगली नदी। सुरंग के बनने के बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज कितने सेकंड में? तो 45 सेकंड में तय कर लेगी। यह मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी। पूछा जाए किसको? तो कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग दिसंबर 2023 तक पूरी होने की ये उम्मीद है। कब? तो दिसंबर 2023 तक। आर्थिक और जातीय और आर्थिक गणना 2023, 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय और आर्थिक गणना शुरू की गई। कितना? तो 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक पहला चरण इसका किया गया। याद रखिएगा, 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण जो हुआ ये 7 से लेकर के कितना? तो 14 जनवरी तक ये हुआ, ठीक है। और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ। कहता कि बिहार के पहले कर्नाटक और राजस्थान और कर्नाटक, यानी कि बिहार ये तीसरा राज्य, इससे पहले राजस्थान और कर्नाटक भी जातीय जनगणना हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गणना पर आधिकारिक क्या कर दिया है? तो रोक लगा दी है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023, 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। बड़ी कम में लंबा चौड़ा नाम है जी। कहता कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन किसके द्वारा था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। इसमें नाम याद रखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है, ठीक है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा 2020 में की गई। आगे कहा जा रहा है कि फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64 वर्ष कर दिया गया है। तो बस यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ कर दिया गया है? तो फ्रांस में कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रांस में कह रहा है कि 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से लेकर बढ़ाकर 64 कर दिया गया है, यानी कि रिटायरमेंट का। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने इसे दुनिया देश के पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप में सुधार करने के रूप में सुधार बताया है। मतलब कि इनका जो कहने का मतलब है कि 2030 तक जो पेंशन प्रणाली है इसमें वित्तीय रूप से संतुलन आ जाएगा, इस कारण ऐसा किया गया है।
वर्ष 2027 से शुरू होने वाले पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए लोगों को अब कम से कम 43 साल तक काम करने की क्या होगा तो आवश्यकता होगी। इस कारण ये किया गया है, क्योंकि 43 साल किसी का अगर नहीं पूरा रहा होगा। ठीक है। मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश। भारत में पहली बार केरल सरकार के, ये केरल याद रखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो केरल सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। तो ऐसा किसके द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की भी निर्णय लिया है। मातृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों का? तो 60 दिनों का। अब छात्राओं के लिए आवश्यक उपस्थिति जो है मासिक धर्म सहित अब कितना हो गया है? पहले 75% था, अब 73% है। आगे जो पॉइंट है, उत्तराखंड महिलाओं को अब 30% आरक्षण मिल गया है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। अभी देखे हैं ना, 10 जनवरी 2023 को सरकारी नौकरियों में राज्य के आदिवासी जो वहाँ के राज्य का जो होगा उसको अब 30% जो है क्षैतिज आरक्षण की विधेयक मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की, बिहार में कितना है? 35% है। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा ने 29 नवंबर 2022 को, ये इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक पारित किया। कब? तो 29 नवंबर 2022 को किया। ये लाभार्थियों को उत्तराखंड के जो कहा जा रहा है कि वहाँ का अधिवास प्रमाण पत्र के साथ महिला भी होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा, तब पंजाबी भाषा को अब कहाँ मान्यता पढ़ाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक अब नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 2021 के पाठ्यक्रम में जो है तमिल था, हिंदी था, कोरियाई भाषाओं को शामिल करने के बाद अब पंजाबी को भी पढ़ाया जाने का फैसला किया गया है। 2021 में इसमें क्या शामिल किया गया था? तो तमिल था, हिंदी था और कोरियाई भाषा को शामिल किया गया था। अब चौथा जो हो जाएगा ये पंजाबी हो जाएगा। ठीक है। SPM निवास, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, ठीक है, किए जाने की मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इस संस्थान का क्या किया गया था? तो उद्घाटन किया गया हुआ था। SPM निवास का, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास का दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन PM के द्वारा किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। तो गेम जो होता है, बताया था ना कि लॉन्ग टाइम तक बच्चा सब खेलते रह जाता है, तो शिलोंग मेघालय में, याद रखिए। शिलोंग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की क्या है? तो संभावना है। अच्छा दे दिया गया है, बस ये सब नहीं पूछा जाएगा। शिलोंग याद रखिए। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका आयोजन जो किया गया, कहाँ किया गया? मुबादिया, याद रखिए। मतलब कि स्पाइसी जब लगेगा तो किसी का क्या हो जाएगा? हाँ करने लगता है, नहीं कहता है कितना ना तीखा है कि मतलब कि मुंह बाना पड़ रहा है। ठीक है। मुंबई याद रखिए। मसाला बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। काफ़ी लंबा चौड़ा दे दिया है जी। बस इतना याद रखिए कि मुंबई में वो 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में। इसका जो विजन 2030 है, इसमें जो दिया गया हुआ है, स्पाइस का जो नाम दिया गया हुआ है, इसमें याद रखिए एस से मतलब कि देखिए स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, इसका पूरा नाम हो गया। इससे मतलब कि इसमें ये स्टेबल हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, आई से हो गया इनोवेशन, नवाचार, एस से मतलब कि इसमें रख सक ये। इसके बाद में सहयोग, तो सी से कोऑपरेशन हो जाता है, उत्कृष्टता, इनोवेशन हो, एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्टता, और इस आगे जो दे रहा है क्या है? तो एस से सिक्योरिटी, सुरक्षा हो जाएगा। स्पाइस का पूरा नाम SPICES। तो 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, कहा जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से, ये डेट इंपॉर्टेंट है समझे, तो इसको याद रखिए। 1 अप्रैल 2023 से भारत में चरणबद्ध तरीके से इथेनॉल 20 यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों के उपयोग को दिया जाएगा, उपयोग के लिए मिलेगा। ठीक है।
ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कहा जा रहा है कि इसका जो कर दिया जाएगा कब हमें देखने को मिलेगा, तो वर्ष 2025-26 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष मतलब कि देश के कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20% जो है मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है, मिलना शुरू हो जाएगा 20%, लेकिन दिसंबर 2025-26 तक ये पूर्ण हो जाएगा। बोलने का मन नहीं कर रहा है, शनिवार है, आज फास्टिंग रहता है, जुबान भी लड़खड़ाने लगा, पूरा फास्टिंग में अभी तक लगता। कहा जा रहा है आगे जो है सांची स्तूप के, इसको पढ़ा करके आज इतना ही तक रहने देते हैं, चाहे देखते हैं कितना देर हो रहा है। 35 मिनट 40 से 45 मिनट तक आप लोग जितना देर आप कहिएगा उतना ही देर का कराएंगे, ठीक है। मेरा क्या है, एक घंटा तक हम करा सकते हैं, लेकिन आप लोग के देखने के ऊपर है, आप लोग कितना देर देखना चाहते हैं। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण, कहता है कि बर्लिन पैलेस जर्मनी में सांची स्तूप के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगर पूछा जाए तो बर्लिन में जर्मनी में किया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है बर्लिन पैलेस में, ठीक है। जर्मनी में सांची स्तूप के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति, मतलब कि जर्मनी में सांची स्तूप का जो पूर्वी गेट का एक प्रतिकृति कहाँ, तो बर्लिन पैलेस में देखने को हमें मिल रहा है। जो कैसा बनाया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह बर्लिन का निर्वंश विज्ञान संग्रहालय है और एशियाई कला संग्रहालय है, ठीक है। यह कहता है इसमें जो निर्वंश विज्ञान होता है, इसमें व्यक्ति की जो प्रकृति होता है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस गेट का जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है, तो जर्मन के मूर्तिकार और भारतीय जो है मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है, और इसकी लागत लगभग 1.6 मिलियन यूरो है। तो ये सब लागत नहीं पूछा जाता है, क्या है नहीं है, अच्छा देख लीजिए 1.6 मिलियन यूरो है। ये पूछा जाएगा कहाँ, तो सांची का प्रतिकृति जो बनाया गया है ये बर्लिन में, जर्मनी में, अगर जो भी रहे जर्मनी दे दिया जाए तो जर्मनी, या पैलेस पूछा जाए तो बर्लिन पैलेस। ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर प्रशासन सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं वर्तमान में डिजिटल रूप से प्रदान करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो 100% डिजिटल हो गया है, कौन, तो जम्मू कश्मीर। सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, तो डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ई ऑफिस पर 330 कार्यक्रमों में 96% फाइल निपटारे के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे आगे है। 96% है, मान के चलिए 100% ही देता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भारत OS है, भारत OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसके द्वारा, तो IIT मद्रास के द्वारा। बस यही पूछा जाएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास द्वारा। स्थापित कंपनी जो जेंडा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS विकसित किया है। भारत OS देश में मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस, कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये क्रम बता दिए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 71, 72, 73, 74 ऑप्शन में ऐसा पूछ दिया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति मिस्र के जो है अब्देल फतेह अल सीसी ये मुख्य अतिथि में शामिल हुए, जो पहली बार शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2023 में 22-23 में जो G20 की अध्यक्षता में भी मिस्र को यह अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। जो है इसका बैठक जो हुआ था जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो यहाँ मिस्र इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की जो घोषणा किया गया, तो मार्चिंग टुकड़ी और घोषणा जो किया गया, इसमें अगर पूछा जाए तो तीनों सेनाओं में, ये याद होना चाहिए, तो तीनों सेनाओं में अगर मार्चिंग टुकड़ी का पूछा जाए तो पंजाब रेजिमेंट को इसमें प्रथम स्थान मिला। और झांकी में अगर पूछा जाए तो झांकियों में मतलब कि राज्य में किसको दिया गया, मार्चिंग टुकड़ी मतलब जो सैनिक क्या होता है, इसमें पंजाब रेजिमेंट। और तीनों झांकियों में राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड प्रथम, जो मानस खंड का, और दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर किसी मंत्रालय या विभाग के बारे में पूछा जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो दिखाया गया था उसके लिए दिया गया। इसमें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जनजातीय कार्य मंत्रालय में पूछा जाए तो इसके नाम में ही है, देखिए इसमें अलग अलग मंत्रालय दे देगा, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे जो इसमें है, एक सेकेंड, माई गवर्नमेंट जो है ये वेब पेज के अनुसार इसका अगर परिणाम पूछा जाए तो तीनों माई गवर्नमेंट अगर ये पूछ दिया जाए कि वेब पेज के आधार पर किसको सबसे दिया गया, तो मार्च टुकड़ी में इसमें भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी प्रथम स्थान रही। सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर राज्य में पूछा जाए तो इसमें गुजरात का स्वच्छ हरित ऊर्जा जो कुशल गुजरात जो दिखाया गया, तो इसके लिए गुजरात को प्रथम स्थान। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पूछा जाए तो केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में पूछा जाए तो इसमें झांकी अगर विभाग में तो CRPF जो आता है किसके अंतर्गत, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। क्या करें, आगे पढ़ाई की रहने दें, पेज 8 तक इसका देखे हैं।
ठीक है, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना देर का वीडियो बनाए, बताइएगा। इसमें सुधार कहीं हो सके, 1-2 जगह अगर गलत भी बता दिए हों तो भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं सुधार की भी ज़रूरत होगा तो बताइएगा, अपना आप लोग राय दीजिएगा ज़रूर। लगातार अब करंट का ही वीडियो चलेगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।